तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के जो हमारे प्रश्न रहेंगे हिंदी के हैं और हिंदी के अंतर्गत ऐसा एक भी टॉपिक अछूता नहीं रहेगा आज के इस प्रैक्टिस सेट में। जितने भी टॉपिक्स आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, 50 प्रश्नों के अंतर्गत ही मैं आपको पूरा यहां पर कंप्लीट करा दूंगा। 30 मिनट का लगभग ये वीडियो रहेगा, तो बड़े ही आराम से और ध्यान के साथ में आज का फुल वीडियो आपको देखना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखिएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको कोई किसी भी देखिए बुक्स की पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी और ना ही किसी अदर चैनल पर जाने की आवश्यकता रहेगी। तो ध्यान से देखिएगा, साहित्य और व्याकरण दोनों कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और इसके पहले आपको एक काम करना है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर भाई बहन तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपना पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। कह रहा है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अष्टम, बी कह रहा है सप्तम, नवम, दसम और ई ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक प्रश्न सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए, बीपीएससी पैटर्न पर ही आधारित सभी प्रश्न हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आज का पूरा प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए तो देखिए, भारतीय भाषाओं को कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए, ठीक है, अनुसूची 8 के अंतर्गत। ठीक है, अनुसूची 8 के अंतर्गत, संविधान की अनुसूची 8 के अंतर्गत 22 भाषाओं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यह भी आपको याद रख लेना है। जो आपका मूल संविधान था, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। इसके बाद में संविधान में संशोधन किया गया और 8 भाषाएं अलग से जोड़ी गई। तो यह भी आपको याद रखना है, याद रख लेना है कि देखिए पूछ सकता है कि आपसे कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो यह भी याद रखेगा, मूल संविधान में 14 भाषाएं और 8 भाषाओं को अतिरिक्त जोड़ा गया है इसमें, तो कुल भाषाएं हो गई 22 भाषाएं। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन यहां पर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस भाग में भाषाओं को राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है, भाग 17 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, याद रखेगा 343 से लेकर 351 तक, ठीक है, राजभाषा के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, भाग 17 के अंतर्गत संविधान में। यह भी आपको पॉइंट नोट कर लेना है, क्योंकि देखिए पूछा जाता है प्रश्न कि जो अनुच्छेद 43 है, ठीक है, तो हिंदी भाषा भारत की राजभाषा होगी। यह भी आपको याद रखना है, किसमें उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 343 में। और जो अनुच्छेद 351 है, यह कहता है भैया कि भारत में, ठीक है, भारत में संघ का यह कर्तव्य होगा, संघ का कर्तव्य होगा कि वो हमारी हिंदी को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार बढ़ाए। ठीक है, तो प्रचार प्रसार से, हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित कौन सा है भैया, अनुच्छेद 351 है। यह भी आपको पॉइंट याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सभी को क्लियर करते हुए ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए तो एक लाइक कर दें वीडियो को। ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर जाएगा, अष्टम यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं, बताइएगा। देखिए वाक्य दिया गया है, कह रहा है कि उसने एम ए, ये वाला एम ए, ठीक है, एम ए और बीएड पास किया है। तो इसके लिए कह रहा है कि कौन सा विराम चिन्ह यहां पर सही होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, चलिए अलग से लिख लेता हूं, उसने एम ए और बी एड पास किया है। तो देखिए ये क्या है, शॉर्ट टर्म है, समझ पा रहे हैं आप, क्या है, शॉर्ट टर्म है। और जब शॉर्ट हम किसी शब्द को करते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं भैया, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, लाघव चिन्ह। ठीक है, जैसे देखिए आपका एम ए लिखा है तो एम, ठीक है, अंग्रेजी की बात करूं तो डॉट लगाते हैं और हिंदी में लगाते हैं शॉर्ट करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा, एम ए और बी ए। ये आपका लाघव चिन्ह जो शून्य की तरह होता है उसे लाघव चिन्ह बोलते हैं। ये भी आपको पॉइंट याद रख लेना है। बाकी देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है, इसमें अल्प विराम लगा हुआ है। तो देखिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है कहीं पर हमें थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए जहां पर रुकना पड़े वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, खड़ी बोली कहां बोली जाती है। बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न है आज के, चलिए कमेंट करिएगा। खड़ी बोली, तो देखिए खड़ी बोली का एक और नाम है, आपसे नाम बदलकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है,
कौरवी। क्या बोलते हैं? कौरवी के नाम से जानते हैं हम खड़ी बोली, तो ये भी याद रखेगा। तो झांसी की बात करें भैया, तो झांसी के अंतर्गत बोली जाती है बुंदेली। ठीक है, बुंदेली भाषा बोली जाती है झांसी में। कानपुर की बात करें तो कन्नौजी। ठीक है, कन्नौजी बोली जाती है कानपुर। ठीक है, इसके अलावा मेरठ की बात करें, दिल्ली हो गया, ठीक है, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, नोएडा हो गया, बागपत हो गया, जो आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहां पर जो भाषाएं बोली जाती हैं, भाषा जो बोली बोली जाती है, वो है भैया खड़ी बोली। तो मेरठ यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल देखिए तह तक हम बात करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर ऊपर का ज्ञान दे दिया और बस आगे बढ़ गए। देखिए बीपीएससी इतना साधारण प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे। कक्षा 10 तक का जो भी आपका विषय होता है उसके अंतर्गत ही प्रश्न पूछता है, तो काफी अच्छा लेवल रहता है बीपीएससी के अंतर्गत। तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि देखिए आपने खुद सुना होगा जो शिक्षा मंत्री थे बीपीएससी के, ठीक है, उनके बिहार गवर्नमेंट के जो शिक्षा मंत्री थे उनके द्वारा भी ये बात क्लियर कर दी गई है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होना है, आपको तह तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल अंदर तक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा इस प्रैक्टिस सेट को आज को। ठीक है, और जो भी आपके भाई बहन है, ठीक है, उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करने का भी प्रयास करिए। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि काल का एक अर्थ होता है समय, और निम्नलिखित में से दूसरा इसका सही अर्थ क्या होगा? चलिए बताइएगा। तो देखिए काल, हम बोलते हैं ना, एक आपने कहावत सुनी होगी कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो देखिए काल करे, काल का मतलब है यहां पर समय के लिए प्रयोग किया गया है। जो काल का यहां पर अर्थ निकल रहा है वो कल के लिए, आने वाले दिन के लिए, आने वाले दिन को ही तो बोलते हैं ना कल। ठीक है, तो कल के लिए प्रयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि एक जो यहां पर अर्थ निकल रहा है काल का, समय के लिए निकल रहा है, और जो दूसरा अर्थ निकलता है मृत्यु के लिए निकलता है। जैसे बोलते हैं ना कि यार तेरा काल बैठा है, जो यमराज है वो काल ही है। ठीक है, तो काल क्या है? बोले यार मैं तेरा काल बन करके आया हूं, बोलते हैं ना, सुना होगा आपने। तो देखिए यहां पर मृत्यु, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। एक अर्थ निकलता है समय और दूसरा जो अर्थ निकलता है मृत्यु निकलता है। चलिए अगला प्रश्न, संबंध कारक का चिन्ह बताइएगा। देखिए तो मैं और पर की बात करूं मैं, तो यह है अधिकरण कारक का चिन्ह। ठीक है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। जैसे मैं बोलता हूं कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, मैं बोलता हूं कि चिड़िया, ठीक है, या मैं बोलता हूं कि मैं कमरे में बैठा हूं। तो देखिए मैं और पर का प्रयोग कहां पर किया जाता है? अधिकरण की विभक्ति है, अधिकरण कारक की विभक्ति है। के लिए का अर्थ होता है बेटा, के लिए का जो अर्थ निकलता है वो होता है संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के लिए निकलता है। ठीक है, रा री रे और का की के, ये विभक्तियां होती हैं संबंध कारक की होती हैं। तो ऑप्शन सी के साथ में हमारा राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। से की भी बात कर लेते हैं। से बड़ा ही अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है, से देखिए दो विभक्ति यहां पर प्रयोग कर ली जाती हैं। तो से के लिए दो कारक प्रयोग होते हैं, एक तो होता है अपादान कारक, तो दोनों के लिए देखिए अलग अलग अर्थ हैं, और दूसरा होता है करण कारक। तो करण का भी से चिन्ह होता है और अपादान का भी से होता है। लेकिन अपादान की मैं बात करूं तो जो से विभक्ति का प्रयोग होता है अपादान के लिए, वो होता है अलगाव के लिए। ठीक है, जहां पर घृणा प्रकट हो। जैसे मैं बोलता हूं कि हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, चिड़िया पेड़ से उड़ गई। तो किसी भी चीज में देखिए समझिएगा कि कहीं पर भी क्या होता है बेटा, अलग हो रही है कोई वस्तु एक चीज से। ठीक है, जिस चीज पे मान लीजिए कोई वस्तु है, एक मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूं, मैं बोलता हूं कि मेज से किताब गिर गई, तो जो किताब है वो मेज से अलग हो रही है, और जहां पर भी अलगाव की बात हो वहां पर से का प्रयोग किया जाता है अपादान कारक के लिए। समझ रहे हैं ना? करण कारक की बात करूं तो करण का प्रयोग किया जाता है कोई कार्य आपके द्वारा किया जा रहा हो। ठीक है,
चलिए जैसे मैं बोलता हूं कि राहुल, ठीक है, राहुल पेन के द्वारा लिख रहा है, या मैं बोलता हूं राहुल पेन से लिख रहा है, तो किसके द्वारा लिख रहा है? पेन से लिख रहा है, ठीक है। तो से का जो अर्थ यहां पर निकलता है करण कारक के लिए, वो होता है के द्वारा के अर्थ में, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने मायने हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? प्रसून, पदम, कुसुम और सुमन निर्देश। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सुमन निर्देश। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए कह रहा है कि खग कुल 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 सा बोल रहा है, इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। चलिए कौन सा अलंकार है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए खग कुल समझ रहे हैं ना आप, कि खग कुल मतलब पक्षियों का क्या है? एक पूरा वर्ग, पक्षियों का एक पूरा समूह है, ठीक है। और कुल कुल का मतलब है कलरव करना, ठीक है, चहकना, पक्षियों का चहकना, या बोल सकते हैं कि कलरव करना। देखिए तो एक समझ रहे हैं यहां पर कि कोई शब्द क्या है बेटा, बार बार यहां पर प्रयोग हुआ है। कुल कुल शब्द कितने बार? 3 बार प्रयोग हुआ है। लेकिन देखिए इसका अर्थ क्या है, प्रत्येक बार अलग अलग आ रहा है। देखिए समझिएगा कि खग कुल, जो एक कुल यहां पर पहला कुल का प्रयोग किया जा रहा है, वो पक्षियों के वर्ग या समूह, ग्रुप के लिए प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जो यहां पर कुल कुल दूसरा यहां पर प्रयोग किया जा रहा है, इसका यहां पर मतलब है पक्षियों के चहचहाने से, पक्षियों की आवाज से, पक्षियों के कलरव करने से। तो देखिए शब्द एक है, ठीक है, शब्द एक ही, जो शब्द है वो बार बार प्रयोग किया जा रहा है और अर्थ अलग अलग निकल रहा है, और जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकल रहा है। तो देखिए कोई शब्द, एक ही शब्द कोई बार बार आ रहा हो लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग जा रहा हो, तो वहां पर होता है यमक अलंकार, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ में राइट आंसर जाएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर उपमा भी तो हो सकता है। देखिए सा सम समान देखकर आपको सिर्फ उपमा नहीं लगाना है, सा सम समान का मतलब तभी निकलता है जब दो वस्तुओं के मध्य में तुलना की जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी पंक्ति आपको दी गई है वहां पर पहली बात तो है कि उपमेय होना चाहिए और उपमान भी होना चाहिए, यह जरूरी है। अरे भाई तुलना किसके मध्य में की जा रही है और किसकी तुलना की जा रही है, दोनों का होना आवश्यक है, तभी हम मानते हैं यहां पर कि उपमा अलंकार है। लेकिन यहां पर ना तो उपमेय है ना ही उपमान है, दोनों गायब हैं। तो यहां पर हमारा जो अलंकार होगा यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तालु व्यंजन बताइएगा कौन सा होते हैं। तालव्य व्यंजन बताना है कि कौन से होते हैं। तो देखिए पा फा बा भा ये होते हैं भैया ओष्ठ व्यंजन, ठीक है, ओष्ठ व्यंजन होते हैं, ठीक है, जो ओंठ के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं, जैसे पा फा बा भा, ठीक है। तो जो आपके ओंठ हैं ऊपर और निचला जो ओंठ है दोनों जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है उच्चारण? ओष्ठ के द्वारा होता है। ता था दाधा ना की बात करूं तो दंत से उच्चारण होता है। टाठा डाढ़ा की बात करें तो जो इसका उच्चारण होता है वो होता है मूर्धा के द्वारा, ठीक है। चाछा जाझा का उच्चारण की बात करें तो इसका उच्चारण होता है तालु के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। चलिए तो अभिनव जयदेव कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसको कहा जाता है। तो यह कहा जाता है विद्यापति को कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट है। इसके अलावा विद्यापति को एक और उपाधि दी गई है, यह भी आपको समझना होगा, यहां पर याद रखना होगा। तो देखिए मैथिल कोकिल कहा जाता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक। तो मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव दोनों उपाधियां विद्यापति को दी गई हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए विद्यापति की कुछ एक दो रचनाएं भी याद रख लीजिएगा। कीर्ति लता, ठीक है, कीर्ति पताका भी होगी,
और इसके बाद में जो रचनाएं हैं इनकी, देखिए गंगा वाक्यावली होगी, पदावली, ये रचनाएं हैं विद्यापति जी की। जगनक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, रासो, आल्हा खंड, या फिर जिसको बोलते हैं हम परमाल रासो के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि यहां पर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। तो देखिए विलोम बताना है कि कौन सा यहां पर एक युग्म नहीं है विलोम का। कह रहा है कि गुण का विलोम है, दोष बिल्कुल सही है, पाप का पुण्य होता है, न्यून का अधिक होता है, लेकिन बृहद का विशाल नहीं होगा। ठीक है, बृहद का क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध रूप बताइए। कह रहा है कि परिकोष्ठ, प्रकोष्ठ होगा, प्रकोष्ठक होगा और परिकोष्ठक होगा। तो देखिए प्रकोष्ठ क्या जाएगा, प्रकोष्ठ इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ में राइट आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताना। बहुत इंपॉर्टेंट ये पत्रिका है। ठीक है, क्या है, हिंदी प्रदीप एक पत्रिका है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की है, बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सी है, चलिए देख लीजिए। एक तो है कवि वचन सुधा, ठीक है, दूसरी याद रखिएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है, और हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा अपनी इच्छा अनुसार चलना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, थोड़ा सा सहारा लेना, आरोप लगाना। तो देखिए अंगुली पर नाचना के लिए क्या होगा, अपनी इच्छा अनुसार चलना, चलाना। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए यहां पर देखिए थोड़ा सा गलत है, अंगुली पर नचाना हो जाएगा, नाचना नहीं। ठीक है, अंगुली पर नचाना दूसरे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश बताइएगा। तो अज्ञेय के लिए एक वाक्यांश क्या होगा, जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय के लिए एक वाक्यांश होगा, ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा मुहावरा नहीं है, आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, और कह रहा है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये एक क्या है भैया, लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं है। ठीक है, क्या है, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से हर चीज हमें क्या है भैया, सुंदर ही दिखाई देती है, और जब हम उसके पास जाते हैं तो फिर समझ में आती है। ठीक है, जैसे देखिएगा एक उदाहरण है, बड़ा ही प्रचलित उदाहरण है कि पहाड़ों पर, यदि पहाड़ की बात करें तो जो पहाड़ की सुंदरता कितनी ज्यादा अच्छी लगती है देखने में, लेकिन जो वहां का जीवन है, वास्तविक जीवन है, जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, उनके यदि हम जीवन के संदर्भ में देखें तो बहुत ही कठिन है वहां पर रहना। लेकिन दूर से बड़ा ही, ठीक है, चित्रण देखने में बहुत अच्छा लगता है कि यार कितना सुहावना मौसम है, कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो दूर के ढोल कैसे होते हैं, सुहावने, दूर से हर चीज वस्तु क्या लगती है, अच्छी ही लगती है। चलिए, मृगनयनी में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। चलिए, या फिर कोई भी नहीं है। तो देखिए मृगनयनी, इसका विग्रह करते हैं हम तो क्या जाएगा, मृग रूपी नयन, रूपी नयन। तो देखिए जो नयन है, इनकी तुलना किससे की जा रही है, मृग के रूप में ही यहां पर बताया जा रहा है। तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर भी आपको तुलना देखने को मिले और सीधा सीधा है कि यदि उपमेय और उपमान है, या फिर मैं बोल सकता हूं कि विशेषण और विशेष उपलब्ध हैं, तो वहां पर जो समास होगा वो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर जो नयन है उसकी तुलना किसके साथ में की जा रही है, मृग। तो मृग यहां पर क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और जो नयन है जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या है, उपमान है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि जहां पर भी तुलना देखने को मिले
वहां पर होता है कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। देखिए ये पूरी पंक्ति मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। ठीक है, पंक्ति है कि संतन कहां सीकरी सो काम। ठीक है, संतन कहां सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। तो देखिए ये पंक्ति है कुंभन दास जी की। ठीक है, किसकी है? कुंभन दास जी की है। देखिए एक थोड़ी सी स्टोरी है कि देखिए अकबर के द्वारा क्या है, कुंभन दास जी को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, एक शहर बसाया था अकबर के द्वारा, तो फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया जाता है कुंभन दास जी को। तो इसी के लिए, इसी के ऊपर इनके द्वारा एक पंक्तियां लिखी गई थी कि संतन कहा सीकरी सो काम, और आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। के आते जाते पैरों की जो चमड़े की क्या है, पहले लोग जूते पहनते थे। ठीक है, चमड़े के जूते होते थे, उनको बोलते थे पनहिया। तो कह रहा है कि आवत जात में क्या होती है, आते जाते समय पनहिया भी टूटी हो, हरि का नाम भी बिसर गया है। ठीक है, तो ये पंक्ति याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुंभन दास जी की है। ठीक है, और कुंभन दास होगा, चतुर्भुज दास, नंददास, सूरदास, ये चारों कवि अष्ट छाप से भी संबंध रखते हैं, अष्ट छाप के कवि के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सूरदास जी को अष्ट छाप का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। ठीक है, प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिनिधि या मुख्य कवि भी हम बोल सकते हैं, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बानर का तद्भव होगा। सीधा सीधा आंसर जाएगा बंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या होगी। ठीक है, चलिए तो कह रहा है कि बृहत्तर, बृहत्तम और बृहत्तम, बृहत्तर। ऑप्शन सी यहां पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बृहत्तम होगा, क्या हो जाएगा, आधा ता भी याद रखिएगा इसमें। ठीक है, बृहत्तम होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वाक्य के घटक होते हैं। तो वाक्य के घटक बताना है कि कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए तो देखिए एक यहां पर एग्जाम्पल है आपके लिए, चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल है, मैं सीधा सीधा एक बहुत ही सिंपल उदाहरण ले रहा हूं। कि राधा कल बाजार जाएगी। ठीक है, जाएगी, तो ये कैसा है भैया, आपका विधानवाचक वाक्य। ठीक है, विधान वाचक वाक्य, आप समझिएगा। देखिए जो विधानवाचक वाक्य होते हैं, इसका नाम ही इसी पर रखा गया है। ठीक है, विधानवाचक, सिंपल। ठीक है, साधारण वाक्य। ठीक है, जिसका क्या है, एक उद्देश्य है और विधेय है, उसी को क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। चलिए तो देखिए वाक्य के घटक हमसे पूछा है क्या होते हैं, तो क्या होते हैं भैया, उद्देश्य और विधेय होते हैं। उद्देश्य क्या होता है, जिसके लिए काम हो रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में देखिए काम क्या हो रहा है कि बाजार जाएगा, किसके द्वारा किया जा रहा है, राधा के द्वारा। तो जिसके द्वारा काम हो रहा है, मैं बोल सकता हूं कि जिसके लिए काम हो रहा है यहां पर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और विधेय क्या होगा, विधेय होगा कि जो कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि उद्देश्य के द्वारा जो काम यहां पर किया जा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। तो ठीक है, जो आपका अन्य यहां पर पार्ट है वो हो जाएगा विधेय हो जाएगा, और राधा यहां पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। निरुत्तर, तो देखिए निरुत्तर का शुद्ध संधि विच्छेद क्या जाएगा, निह धन उत्तर, क्या होगा, ये जाएगा, सॉरी एक मिनट। ठीक है, आधा ता भी आएगा उत्तर में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए निह, निह क्या है भैया, निह धन उत्तर। तो यहां पर देखिए क्या होता है भैया कि विसर्ग में के साथ में ऊ चिन्ह आया है। क्या आया है, ऊ, एक स्वर है। और जब भी विसर्ग के साथ में कोई स्वर या व्यंजन का मेल होता है, तो वहां पर जो संधि होगी व्यंजन संधि होगी। ठीक, सॉरी विसर्ग संधि होगी, क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
चलिए अगला प्रश्न, हिमकृतनी किसकी रचना है बताइएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, हरि औध की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है और सोहनलाल द्विवेदी की है, या डी ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिमकृतनी, हिमकृतनी किसकी रचना है भैया, माखनलाल चतुर्वेदी की है। ऑप्शन ए यहां पर हमारा सही आंसर होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, एक और रचना जो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, एक मिनट मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, हिमकृतनी, चलिए देखिए एक रचना है, एक भारतीय आत्मा, ठीक है, एक भारतीय आत्मा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, इन्हीं की रचना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूं, हिम तरंग, हाँ शायद हिम तरंगणी है, ठीक है, हिम तरंग, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं दोस्त, ठीक है। हिम तरंगणी के लिए जो माखनलाल चतुर्वेदी है इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यह भी आपको याद रख लेना है बहुत। चलिए आपको, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं क्योंकि आपको यदि समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर दें कि कौन सी रचना के लिए मिला था। हिम तरंगणी है शायद, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हरिऔध की एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इनमें से कौन नांगरी पिचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर, बाबू श्याम सुंदर दास हैं और रामचंद्र शुक्ल हैं, ठाकुर शिव कुमार सिंह हैं, या ई ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक के द्वारा। चलिए चलिए कमेंट करिए इसके लिए। तो देखिए नांगरी प्रचारणी सभा के कह रहा है कि संस्थापकों में नहीं है, याद रखिएगा। यदि हमसे पूछा कि कौन इसके संस्थापक हैं तो ई ऑप्शन जाता, लेकिन नहीं है पूछा है तो देखिए रामचंद्र शुक्ल यहां पर सही आंसर जाएगा। बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह के द्वारा, ठीक है, नांगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह भी पूछ सकता है कि कब की गई थी, याद रखिएगा 1893 में। कहां पर भैया, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में नांगरी प्रचारणी सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, यह भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि ए लड़की किसकी रचना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी और ममता कालिया कृष्णा सोबती, और ई ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए लड़की रचना है कृष्णा सोबती की रचना है, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर जाएगा। ठीक है, देखिए मैत्रेयी पुष्पा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये इनकी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है, इसको भी याद रखिएगा। कई बार देखिए यूपी टीईटी में तो जबकि ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। चलिए, आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे। बाबू महादेव सेठ, ठीक है, एक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और कह रहा है कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास है, और ई ऑप्शन कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा आनंद कादम्बिनी की स्थापना की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसने कहा था, उसने कहा था, यह कहानी है एक। ठीक है, और किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं, यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि चारू शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी, या बोल सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होगी इसकी। चलिए, कह रहा है कि चारूपन, चारुताई और चारुता, चारू या फिर कोई भी नहीं। तो देखिए क्या होगा, चारुता। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा की बात करूं मैं, तो देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे आप, जहां पर देखिए भाव का बोध हो, ठीक है, किसी भी, ठीक है, भाव का बोध हो, ठीक है, अवस्था का बोध हो, ठीक है, गुण का दोष हो, गुण का बोध हो, दशा कोई स्थिति का बोध हो। ठीक है, यदि इतने प्रकार की आपको अवस्थाएं देखने को मिलती हैं तो वहां पर होगी भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए मैं बोलता हूं बुढ़ापा, ठीक है, मानवता, ठीक है, गुरुत्व,
ठीक है, स्त्रीत्व, तो इन सभी में क्या होगी भैया, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अग्नि शब्द बताइएगा किस शब्द से मिलकर बना हो। बड़ा ही अच्छा और भले ही सरल है ये प्रश्न, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। चलिए तो देखिए, कह रहा है कि आग से बना है, अग्नि से बना है, आग्नेय से बना है, उक्त तीनों से बना है, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इस प्रश्न में आप अपनी समझ दिखा रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप बीपीएससी के लिए बिल्कुल आपकी तैयारी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रश्न कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को बीपीएससी के। और ये प्रश्न भले ही सरल है लेकिन इतना कंफ्यूज कर रहा है। सबसे बड़ी कयामत तो तब आती है जब 5 ऑप्शन के साथ में हमें आती हुई चीज और 5 ऑप्शन के साथ में देखने को मिलती है, जिसमें से कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और एक ऑप्शन होता है उपयुक्त में से सभी। तो जो प्रश्न बिल्कुल समझ लीजिए कि आ भी रहा है लेकिन फिर भी हमसे गलत होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, आप सभी लोग, समझ में आ रही हूँ सभी चीजें आप सभी को। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए, अग्नि शब्द कह रहा है कि किस शब्द से बना है, तो अग्नि से ही बना है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर होगा, ना कि आग से। ठीक है, अग्नि से, याद रखिएगा, अग्नि से ही बना है, और जो मूल शब्द है वो क्या है, अग्नि ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा अच्छा है। कोई कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आग जा सकता है इसका आंसर, ठीक है, अग्नि, कई बच्चे तो ई इसका लगा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद बताइएगा कौन सा है, मात्रिक छंद बताना है। तो देखिए, मात्रिक छंद और बाणिक छंद दो प्रकार के आपके छंदों के मुख्यतः प्रकार है। मात्रिक छंद होता है कि मात्रा की गणना करते हैं जिस छंद में, ठीक है, मात्राओं की गणना के आधार पर जो छंद होते हैं उनको मात्रिक छंद बोलते हैं। तो देखिए, दोहा कह रहा है, सवैया है, इंद्रवज्जा है और छप्पा है, या कोई भी नहीं है। तो देखिए, मात्रिक छंद बताइएगा। देखिए, तो दोहा आपका एक सममात्रक छंद, सॉरी अर्ध सममात्रक छंद है। कैसा, अर्ध सममात्रक छंद है, या बोल सकता हूं कि मात्रक छंद है। सवैया है वार्णिक छंद। क्या है भैया, वार्णिक छंद है, ठीक है, जिसमें वर्णों के आधार पर गणना करते हैं। इंद्रवज्जा भी आपका वार्णिक छंद है। छप्पय की बात करें तो छप्पय भी आपका कैसा है भैया, एक मात्रिक छंद है। ठीक है, कैसा है, एक मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन यहां पर ई हमारा सही आंसर होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, डी के ई के साथ में सही आंसर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अनुनासिक का संबंध होता है नाक से, मुंह से, जिह्वा से, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, अनुनासिक, जो अनुनासिक वर्ण होते हैं, कह रहा है कि इनका उच्चारण कैसे, किसके माध्यम से होता है। तो देखिए, नाक और मुंह दोनों के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन कह रहा है ई यहां पर। ठीक है, ऑप्शन ई यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि साकेत किसकी कृति है, बताइएगा। साकेत रचना किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती की है, और जयशंकर प्रसाद, या फिर किसी की भी नहीं है। देखिए, जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो देखिए, एक है पुरस्कार कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंधी हो गई, झरना हो गई, लहर हो गई, ठीक है, कामायनी हो गई, ये सभी रचनाएं किसकी हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती की देखिए, ठंडा लोहा कई बार पूछी जा चुकी है। इसके अलावा देखिए, कनुप्रिया, ठीक है, गुनाहों के देवता, ये रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की। रामधारी सिंह दिनकर की है उर्वशी, ठीक है, और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है भारत भारती, बहुत ज्यादा पूछी जाती है जो। साकेत हो गई, ठीक है, चलिए तो देखिए, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ में। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि अधः, अधः गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का है, विसर्ग का है, व्यंजन संधि का है, गुण संधि का है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो अधः, देखिए अभी हाल ही में बताया कि विसर्ग के साथ में यदि आपको कोई स्वर या व्यंजन मिलता है, देखिए विसर्ग का प्रयोग हुआ है, विसर्ग के साथ में यदि स्वर या व्यंजन का प्रयोग मिलता है तो विसर्ग संधि जाएगी। देखिए चलिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सा समझा देता हूं। चलिए देखिए संधि से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो है, ठीक है, चैनल पर डला है, आप जाकर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी है बाकायदा, ठीक है, हिंदी की। चलिए तो देखिए अधः धन गति, तो क्या है बेटा कि जब भी विसर्ग के बाद में क्या आता है, यहां पर व्यंजन आता है या स्वर आता है? चलिए तो देखिए यहां पर क्या है, व्यंजन है। और जब भी देखिए काक, गा, ठीक है, ये व्यंजन आते हैं तो जो विसर्ग है, विसर्ग में जो आपका धा आ रहा है, यहां पर धा के साथ में क्या है, आ है, और इसी के साथ में, ठीक है, इसी के साथ में क्या होता है, ऊ मिलकर के, ठीक है, ऊ मिलकर के क्या बन जाता है, ओ बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत। चलिए तो देखिए जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या बोलते हैं? सामान्य वर्तमान बोलेंगे। ऑप्शन यहां पर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जो जग हित पर प्राण निछावर कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो इसमें बताना है कि कौन सा छंद है। कह रहा है कि दोहा है, रोला है, बरबई है और हरि गीत का है। चलिए तो देखिए पंक्ति आपके सामने है, सीधा सीधा हम काउंट कर लेंगे कि कितनी मात्रा आ रही है, लेकिन इसके पहले स्मार्ट आपको स्टडी करनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा आपको, इसीलिए पहले पढ़ना जरूरी होता है बेटा, ठीक है। यदि आप यहां पर पता चला कि एग्जाम में बैठकर आप मात्राएं काउंट कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया वहीं पर। दूसरा प्रश्न भी जाएगा, जो आ रहा है वो तो ठीक है, आप उसी को करते रहेंगे सॉल्व, अगला प्रश्न भी चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए क्या है, देखिए लगा और जाता, देखिए लग जाता। तो यहां पर जो अंतिम अक्षर हैं पंक्तियों के चरण के, यहां पर देखिए दो क्या है, दो लघु आ रहे हैं और दो गुरु, दोनों चरणों में देखिएगा, देखिए ऊपर भी और नीचे भी दोनों में क्या है, दो लघु आ रहे हैं, दो गुरु, और दो लघु और दो गुरु किसमें आते हैं, रोला छंद में आते हैं, ठीक है। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण पर 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और एक सममात्रक छंद है। तो ये भी देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी करिए, ये बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन यहां पर बी हमारा सही आंसर जाएगा। चलिए हरि गीत का में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आए थे हरि भजन को ओटन लागे कपास। चलिए तो देखिए कार कुछ करने के लिए और आए थे और कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो प्रमुख कार के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार में लग जाना। ऑप्शन यहां पर बी राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट रचना है। चलिए कह रहा है कि भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में और प्रेम सागर, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रेम सागर है लल्लू लाल जी की रचना, ठीक है, लल्लू लाल जी की रचना है, ठीक है। तो यह प्रश्न पूछा गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि साहित्य में, ठीक है, पहला आपको रचना बतानी है, पहली ऐसी रचना बतानी है जिसमें सर्वप्रथम खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, या खड़ी बोली के कवि बताइएगा। तो खड़ी बोली के कवि कौन है भैया? लल्लू लाल जी है, ठीक है। ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं भिखारी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति है, नागार्जुन है, और ई कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। देखिए विद्यापति, ठीक है, मैथिली के, मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर होगा कि विद्यापति है मैथिल के सुप्रसिद्ध कवि। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरवरी
का अर्थ क्या होता है? लड़की होता है, दासी होता है, सबरी होता है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि रात्रि, ऑप्शन ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए रात्रि, ठीक है, रात्रि का ही होता है यहां पर, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि गा में री की मात्रा लगने पर गा का रूप क्या होगा? गिरा बन जाएगा, गिरी बन जाएगा, या फिर गृह बन जाएगा, और या फिर रा की रकार ऊपर लगेगी, और ई ऑप्शन यहां पर कह रहा है कि कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन यहां पर सी सही आंसर होगा। ठीक है, गिरी इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि छी छी कितनी गंदगी है? वाक्य है, बताइएगा। संकेतवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, और कह रहा है कि संदेहवाचक है, और ई कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तो देखिए विस्मय, जहां पर भी भैया आश्चर्य की प्रकटी हो, आश्चर्य को प्रकट हो रहा हो जहां पर, ठीक है, विस्मय की स्थिति बन रहा हो, वहां पर होता है विस्मयवाचक वाक्य, या फिर वो बोल सकते थे आश्चर्यवाचक, आश्चर्यवाचक। चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न देखिए कैसे रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये प्रैक्टिस सेट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यदि आपने ध्यान से देखा है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो आपके एग्जाम में शायद पूछे जा सकते हैं। तो एक बिल्कुल बीपीएससी पर बेस्ड आज का हमारा पैटर्न था। ठीक है, और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा है आप सभी लोगों को, और यदि अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि हर भाई बहन के पास में वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, सभी इस वीडियो का इन सभी टॉपिक जितने आज के बताए हैं सभी के बारे में हर बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में आपका 30% मार्क्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, कंपलसरी है, बिल्कुल 30% आना ही आना चाहिए, नहीं तो आपका OMR जो सीट है वो चेक ही नहीं होगा। तो हिंदी में बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए आप लोगों की, और इसके लिए प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिदिन देखिएगा, जितनी भी आपकी कमियां होंगी आपको निखार दिया जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को साथ में जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।